नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके समक्ष फिर से लाइव आई हूँ और आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कंटेंट लिया जाए जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आज मैं विषय लिया है तो जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है जो एंथ्रो से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है लोग पूछते हैं कि इसमें क्या पढ़ें, इससे क्या कंटेंट हम क्रिएट करें, हमें कंटेंट नहीं मिलता है। ऐसी काफ़ी शिकायतें मिलती हैं कि एंथ्रो के कंटेंट्स नहीं मिलते हैं। तो आज एक ऐसा ही विषय जो यूपीएससी में भी मैंने देखा है कि इनके बारे में पूछा जाता है। तो आज तो भी सबसे पहले तो मैं आप सब से निवेदन यही करूंगी कि अब आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो लॉकडाउन है एक तरीके से ख़त्म होके अनलॉक सेशन शुरू हो गया है। तो इस अनलॉक सेशन में भी आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना जाएं अगर ज़रूरत ना हो। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम अगर ये अनलॉक हुआ है तो हमें इस कोरोना फेज़ को यूनाइट होके, एकजुट होके ही इससे हम जंग जीत पाएंगे। क्योंकि डिसयूनिटी की बातें तो ब्रिटिशर्स बहुत करते आए हैं और ब्रिटिशर्स ने हमेशा हमारे साथ यही किया है। उनका एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है डिवाइड एंड रूल का, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमारे लिए हमेशा से ये रहा है कि हम यूनाइट होके रहें। इसी पे जैसे बात आती है, अभी बात करी मैंने कि काफ़ी लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा, जैसे कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया गया था। एक्चुअली मैं बात करूं तो जो ये फेज़ शुरू हुआ था, ये फेज़ शुरू हुआ था 1905 में, जब बंगाल का डिवीज़न किया गया था। और डिवीज़न किया गया था कर्जर ने। उस समय कर्जर के होम सेक्रेटरी थे अपने एस.एच. रिस्ले जी। रिस्ले ने कर्जर को ये एडवाइस दिया था, ये सजेशन दिया था, मैं एक तरीके से कहूँगी उनका सजेशन था कि आप बंगाल को इतने टुकड़ों में बांट दीजिए जो वहाँ से आवाज़ उठ रही है यूनाइट होने की या गवर्नमेंट को अपोज करने की, वो आवाज़ वहीं दब जाएगी। तो उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कि कैसे उन्होंने हमेशा हमें यही कहा है कि आप इनको डिवाइड करिए और रूल करिए इन पे। जो रिस्ले थे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी कंटेक्स्ट में कह लें बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी एथनोग्राफीज उन्होंने लिखी है, बट स्टिल उनको हमारी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पहचान नहीं दी गई, या मैं कहूँ उनको फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफर या फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कहा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था वो हमेशा हमारी, मैं कहूँ कि भारतीयों के लिए योगदान कभी नहीं रहा। उनका जितने भी उन्होंने एथनोग्राफी लिखी या जितना भी उन्होंने काम किया ना, वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए ही किया था। मेरे साथ आप सब जो जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो एट रैंडम थोड़ा सा चेंज हुआ कि मैं अपने पेज की जगह ये अपने एबीवीपी के बीबीएयू के पेज से आई हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं आपको पहले से सूचित नहीं कर पाई, बट जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे यही निवेदन रहेगा, जो जुड़ रहे हैं प्लीज़ इसको जितना हो सके इस कंटेंट को शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है जो हमारे यूपीएससी के लिए और यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी से, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार कंटेंट है, जो उनके लिए बहुत लाभदायक है। से मैं बात कर रही थी कि जो कंट्रीब्यूशन रिस्ले ने दिया है, बट उसको कभी हम लोगों ने टैग नहीं दिया एज अ, या मैं कहूँ फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफर या फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ब्रिटिश की तरफ ही रहा। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके लिए सहयोग हमेशा रहता था, हमारे भारतीयों के लिए कोई सहयोग नहीं रहता था। बट उस समय मैं बात करूँ कि जो हमारे हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं एस.सी. रॉय के बारे में, उनको हमेशा से ये रहा है कि हमारे भारत देश के लिए कुछ काम होना चाहिए। जब एंथ्रोपोलॉजी का एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा था, मैं कहूँ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के 3 फेजेस रहे हैं। 3 फेजेस क्या थे? FCA, पहला फॉर्मेटिव,
दूसरा कंस्ट्रक्टिव और तीसरा एनालिटिकल फेज। इस फेज में जो सबसे पहला फेज था फॉर्मेटिव फेज, इस फेज में हमारे एस.सी. रॉय सबसे, मैं कहते ना, एक इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ट्राइब्स की स्टडी करी है। मैं एक बात बोलूं कि ही इज़ एक्चुअली नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, वो प्रोफेशन से एक लॉयर थे, बट उनका रुख कहाँ से कहाँ चेंज हुआ और वो लॉयर से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कैटेगरी में आ गए। कैसे हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश पे अपना राज कर रहे थे, यहाँ पे आके एक तरीके से उन्होंने बिजनेस से शुरू किया और हमारे चीज़ों पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, तो उनका रीच ट्राइबल एरियाज़ पे पहुँचा। जब वो ट्राइबल एरियाज़ में जाते थे, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे या अपना हक जताते थे, तो उनका अक्सर, जैसे कहते हैं ना, लड़ाई या खिटपिट ट्राइबल से हो जाया करती थी। ट्राइबल इस चीज़ का विरोध करते थे, और जब ये फाइट इतनी बढ़ जाती थी तो ये काफ़ी केसेस कोर्ट्स में पहुंचते थे। बट कोर्ट्स में क्या होता था, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ट्राइबल्स हार जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था, कोई एविडेंस नहीं होता था, डॉक्यूमेंट नहीं होता था। बिकॉज कोर्ट्स नीड अ प्रूफ कि आप जिसकी संपत्ति पे कब्जा जता रहे हैं या जिसकी संपत्ति को आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, बट वो प्रूफ नहीं कर पाते थे। और ये कहानी ऐसे ही बहुत बार चलती रही। इस चीज़ को देखकर एस.सी. रॉय बहुत आहत हुए। उन्होंने सोचा कि ये हमारे ही लोग हैं और इनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। उस समय इन्होंने मुंडा ट्राइब पे, एक छोटा नागपुर का एक छोटा सा ट्राइब है, एक छोटे से गांव में कोने में जाके उन्होंने इनके बारे में स्टडी किया, इनके बारे में जानने की कोशिश करी कि देखें ये कौन है, क्या है। उस समय इनका, जैसे कहते हैं ना, एक राह इनकी डिस्ट्रैक्ट हुई। इन्होंने इनके तरफ एक सिंपैथी क्रिएट हुई और इन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए काम करूंगा और इनको कोर्ट में जस्टिस दिलवाऊंगा। और इनका काम उस समय इतना अच्छा रहा कि उसके बाद इन्होंने जितना भी ट्राइबल पे काम किया या एथनोग्राफीज लिखी, वो सब कोर्ट में एज अ प्रूफ यूज होने लग गई थी। और इसी प्रूफ की वजह से काफ़ी उसके बाद ट्राइबल्स के लिए कंडीशन चेंज हुई और उनको अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया था। एस.सी. रॉय ने टोटल 5 ट्राइब्स पे काम किया था। और इसको याद कैसे करेंगे? मॉब HK, इस पैटर्न को याद करेंगे। इसी सीक्वेंस से उन्होंने ट्राइब्स पे काम भी किया था। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस पेज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस कंटेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो हमारे एंथ्रो से रिलेटेड UPSC की या UGC नेट की पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंटेंट बहुत फ्रूटफुल रहेगा, तो उनको ये पढ़ने में बहुत सहूलियत रहेगी। आते हैं अपने एस.सी. रॉय पे। उन्होंने टोटल 5 ट्राइब्स पे स्टडी करी। पहला मॉब HK, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उससे याद करेंगे। पहला मुंडा ट्राइब, दूसरा ओरांव ट्राइब, तीसरा बिरहोर ट्राइब, चौथा हिल भुइया ट्राइब और 5वां खरिया ट्राइब। इन्हीं ट्राइब्स पे काम करके इन्होंने बहुत एक उपलब्धि में कहूँ या अपना काफ़ी नाम हासिल किया था। इन्होंने इंडोलॉजिकल रिसर्च पे बहुत फोकस किया, बहुत डिवोटेड रहे हैं। ये काफ़ी जगहों पे मैं कहूँ इंचार्ज, प्रेसिडेंट, मेंबर, बहुत सारी फील्ड्स में रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ एंथ्रोपोलॉजी एंड फोकलोर सेक्शन में सर एडवर्ड गेट के साथ इन्होंने वहाँ के इंचार्ज रहे। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल और प्री हिस्ट्रिक गैलरी जो है आपकी पटना म्यूज़ियम में, वहाँ पे आपको इनके बहुत सारे कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर रहे हैं, प्रोविजनल कमेटी के ये मेंबर रहे हैं और ये साइमन कमीशन में इनका बैठना हुआ है 1928 में। इनका इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजी में इतना डेवलप हुआ इन ट्राइब्स पे काम करने के बाद कि इन्होंने अपना लॉयर प्रोफेशन को एकदम क्विट कर दिया था और इन्होंने सोचा कि अब मेरी जो ज़िंदगी का जो जीवन है, जितना भी है, मैं एंथ्रोपोलॉजी को ही दूंगा। और उस समय इन्होंने एक जर्नल भी निकाला था जिसका नाम था मैन इन इंडिया। ये सबसे पहला जर्नल था एंथ्रोपोलॉजी का पूरे देश में, सबसे पहला जर्नल जिसे हम कहेंगे, जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए निकाला गया था। और इससे रिलेटेड एक बार UGC नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैन इन इंडिया
कब लॉन्च या पब्लिश करी गई थी, तो वो ईयर था 1921 में। जिन्होंने मेरा आज पोस्ट देखा होगा लाइव आने का, मैंने खास तौर से उस पर एक ये पेज मैन इन इंडिया का भी लगाया था, क्योंकि ये उन्हीं का योगदान था जिसकी वजह से आज स्टिल मैन इन इंडिया जर्नल आज भी काम कर रही है और इस पर बहुत एमिनेंट आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं बात कर रही थी कि ब्रिटिशर्स की उस समय स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि वो भारत को डिवाइड करते थे अलग अलग सेक्शंस पे, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, कल्चर के बेसिस पे हो। उन्होंने हमेशा हमें डिवाइड करना ही चाहा है। बट एस सी रॉय का उस समय फोकस क्या रहता था कि हमें एक साथ रहकर ही जुड़ना है, एक साथ रहकर हम एक यूनाइट हैं, हम कोई अलग नहीं हैं। भले हमारा कल्चर अलग हो, हमारा चाहे रंग अलग हो, बट हम एक ही हैं, हम भारतीय हैं। उनका हमेशा से यही कहना रहा है। आप सब जो जुड़ रहे हैं, नमस्ते, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। एस सी रॉय उस समय मैं बात करूं कि उन्होंने पटना में सबसे पहला एक लेक्चर दिया था जिस पे उन्होंने स्पेशली फोकस किया था कि हमें रेशियल क्लासिफिकेशन पे या रेशियल कैटेगरीज पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस समय भारत में इस समय पे कोई काम नहीं हो रहा था और लोग हमेशा मतभेद ये कलर, कास्ट, क्रीड पे करते ही करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इस सेक्शन पे काम करें ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। उस समय इवन जो उन्होंने अपना लेक्चर दिया था जो बहुत फेमस रहा है पटना में, उन्होंने बार बार यही अपील करी है कि हमारे एंथ्रोपोलॉजी के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुलने चाहिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये डिपार्टमेंट्स खुलेंगे तो उसकी वजह से हमारा एंथ्रोपोलॉजी का काम बढ़ेगा। बार बार उनकी बस यही अपील थी कि हमें रेशियल क्लासिफिकेशन, या जो एंथ्रो के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, समझते होंगे कि एंथ्रो का एक सेक्शन आता है, एक डिवीजन आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। उनके इस लेक्चर से, या मैं कहूँ उनके उस समय काम से, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और उसमें से एक मैं कहूँ एक श्रृंखला थी बहुत अच्छे लोगों की जिन्होंने आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाया है। जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, एक थे एन.के. बोस, दूसरे थे डी.एन. मजुमदार जी, एस.एस. सरकार, चारूलाल जी, ऐसे बहुत सारी श्रृंखला, या मैं कहूँ गिनती बहुत लंबी है। जो लखनऊ के लोग हैं, या मैं कहूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोग हैं, और उन्होंने अगर एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट विजिट किया होगा तो वो जानते होंगे या उन्होंने देखा होगा, हमारे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी बनी है जो डी.एन. मजुमदार जी के नाम से ही बनी है, क्योंकि उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी बहुत योगदान रहा है, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से वहाँ पे हमारे लिए एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी उनके नाम से बनाई गई है। इसी सब इतना काम देखने के बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में खट्टर जी ने इन्हें एक टैग दिया था, कंफर्म किया था कि यस, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इनको फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है वो सब हमारी भारतीयों के लिए ही लाभदायक रहा है। बात करें एक छोटी सी डिटेल की कि एस सी रॉय कौन थे, कहाँ हुए, कहाँ पैदा हुए। एस सी रॉय बेसिकली बांग्लादेश में 4 नवंबर 1871 में एक छोटा सा गांव था करापरा, खुलना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पैदा हुए थे। इनके फादर पूर्णचंद रॉय जी बंगाल जुडिशियल सर्विस में मेंबर थे। इनके पिताजी के देहांत के बाद 1885 के करीबन इनके जब पिताजी का देहांत हुआ तो इनकी जिम्मेदारी इनके मामा, मैटरनल अंकल जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली और इनको कैलकाटा लेकर आए। उन्होंने वहाँ पे आके अपना मैट्रिकुलेशन, पीजी, ग्रेजुएशन में कहूँ सब इंग्लिश सब्जेक्ट से किया था। एक्चुअली ये इंग्लिश पढ़ना चाहते थे और उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री ली है। अच्छा, अभिषेक ने लिखा एक्सप्लेन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जैसे मैं एक शब्द कहूँ, एंथ्रोपोलॉजी बहुत लोग इसे कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में हम उसे कहते हैं मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब एक लेमन लैंग्वेज में समझे होलिस्टिक स्टडी ऑफ अ मैन, यानी कि हम पूरे एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो फिजिकल कंटेंट से रिलेटेड हो, यानी कि बायोलॉजिकल कंटेंट हो, चाहे वो सोशल कंटेंट हो, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो, कल्चरल पर्सपेक्टिव हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, हम हर एक पर्सपेक्टिव को एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को बोला जाता है अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग।
वापस आते हैं अपने विषय पे। जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक इंटरेस्ट इंग्लिश में था और इन्होंने लॉ किया था, और वो लॉयर बनने के बाद वो कैसे एंथ्रोपोलॉजी में चेंज हो गए। इन्होंने काफ़ी जगह नौकरी भी कही। मैं जैसे कहूँ कि वो हेडमास्टर रहे हैं मेन सिंह हाई स्कूल में, और प्रिंसिपल रहे हैं GEL मिशन हाई स्कूल रांची में। इन्होंने उसके बाद अपनी टीचिंग छोड़ी लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। वो लॉयर बनना चाहते थे। वो उनका एक माइंड था कि मैंने इंग्लिश तो पढ़ ली, बट अब मुझे लॉयर बनना है, तो मैं लॉ की पढ़ाई करूँगा। उस समय इन्होंने रांची के कोर्ट में भी इन्होंने प्रैक्टिस करी, और उनका इंटरेस्ट जब ये जैसे कहते हैं ना कि जो इनका राह चेंज हुई अपने लॉयरशिप से एंथ्रोपोलॉजी की, वो चेंज का कारण था मुंडा ट्राइब। उस मुंडा ट्राइब की वजह से उनका डायरेक्शन चेंज हुआ और उन्होंने लॉयर से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए। और उन्होंने उस समय सबसे पहले जो बुक लिखी थी 1912 पे, मुंडा एंड देयर कंट्री। और ये बुक वो कहते ना कि फर्स्ट मोनोग्राफ थी। मोनोग्राफ यानी कि किसी भी कल्चर या किसी भी ट्राइब की एक डिटेल स्टडी को हम मोनोग्राफ कहते हैं। उस समय उन्होंने ये पहली मोनोग्राफ बनी थी जो किसी इंडियन ट्राइब पे थी और किसी इंडियन राइटर के द्वारा थी। उस समय जो सर एडवर्ड गेट थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने उनके काम की तारीफ भी करी थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इवन उन्होंने उनको इकोनॉमिकल एड यानी मदद करी थी पैसों से कि आप ये हेल्प लो। जैसे आज के टाइम पे हम लोग स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप कहते हैं, उस समय उनको ये स्टाइपेंड दिया गया था कि आप जाके ओरांव ट्राइब पे भी रिसर्च करिए, ताकि जो एक मुंडा ट्राइब की हमें डिटेल पता चलिए, ऐसे ही हमें ओरांव ट्राइब के बारे में भी पता चले। और उसके बाद सेकेंड उन्होंने ओरांव ट्राइब पे काम किया और इस पे बुक आई थी द ओरांव ऑफ छोटा नागपुर, जो 1915 में आई थी। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे। जो मैंने आपको 5 ट्राइब्स बताई थी पहले मॉब एच के, वो सब उनके मोनोग्राफ्स ही थे। जो लाइन से सीक्वेंस से कैसे आई, पहले आई 1912 में मुंडा, फिर ओरांव आई 1915 में, फिर आई आपकी बिरहोर 1925 में, हिल भुइया 1935 में, और खरिया पे आई थी 1937 पे। इनकी जो ओरांव पे बुक थी वो तो इतनी लेंदी थी कि उसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करना पड़ गया था। इनके काम की हमेशा बहुत तारीफ करी गई है। मैं एक SC रॉय के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इन्होंने हर फील्ड में अपना योगदान दिया है, और आपको ये हर फील्ड में एज अ मेंबर कह लीजिए या एज अ प्रेसिडेंट देखने को मिले हैं। चाहे मैं रांची डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करूं, वो उसमें वाइस चेयरमैन रहे हैं। बंगाली बॉय और बंगाली गर्ल्स स्कूल था, उसमें ये प्रेसिडेंट थे। हरिजन सेवक समिति थी उस समय, एंटी ड्रिंक सोसाइटी थी, ओरांव मुंडा शिक्षा सभा था, ब्रह्मचर्य संघ था। ये सब जो एसोसिएशन उस समय बने हुए थे, इन सब के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इनको उस समय 1913 में केसरी हिंदी का सिल्वर मेडल दिया गया था, एंड इनको 1919 में राय बहादुर के नाम से नवाजा गया था। अगर आप मेरा आज का जो पोस्ट देखेंगे, मैंने इससे पहले भी जो बताया है, जो मैंने इनका आज पोस्ट डाला था कि मैं लाइव आ रही हूँ, उससे मैंने एक इमेज डाली थी। एक तो SC रॉय की थी, और दूसरी जो इमेज थी वो मैन इन इंडिया जर्नल की इमेज थी। उस जर्नल की इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें उनका जहाँ नाम लिखा हुआ है, उस नाम से पहले उनका वो टाइटल टैग भी लिखा हुआ है, राय बहादुर शरद चंद्र रॉय। ये इनको नाम नवाजा गया था 1919 में। जैसे मैंने बताया, ये बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर्स रहे हैं, चाहे वो फोकलोर सोसाइटी ऑफ लंदन हो या एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन इंडियन साइंस कांग्रेस में था, उसमें ये प्रेसिडेंट रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी और फोकलोर सेक्शन जो ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में होता है, उसमें ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एथनोलॉजिकल साइंसेज में ये मेंबर हैं। यानी इन्होंने, इनके काम की वजह से इनको हर एक तरफ से अपील की जाती थी कि आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपके काम को आगे और बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सके। इवन उनकी 70th जब 70वां उनका जन्मदिन आने वाला था, तो इंडियन साइंस कांग्रेस ने क्या किया, इनको डिसाइड किया कि हम इनके ऊपर इनके ऑनर में एक बुक लिखेंगे जिसका नाम था एस्से इन एंथ्रोपोलॉजी।
और उस पर इन्होंने डिसाइड किया इंडियन साइंस कांग्रेस वालों ने कि इनका 70th बर्थडे आने वाला है तो हम इनको एज अ गिफ्ट देंगे। पर किसी मैं कहूँ सौभाग्य उनका ऐसा नहीं हो पाया कि वो उस बुक को देख पाते या कुछ ले पाते। इस बुक के पब्लिश होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। उनका देहांत 30 अप्रैल 1942 में ही हो गया था और ये बुक उन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। बट उनके लिए ये एक बुक, हम कहते हैं ना, एक ऑनर था जो इंडियन साइंस कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। एस.सी. रॉय के 5 कंट्रीब्यूशन बहुत फेमस हैं। ये 5 कंट्रीब्यूशन अक्सर मैं जैसे 5 तो नहीं जैसे बोलूँगी कि क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस.सी. रॉय। तो जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या जो एंथ्रो के पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनको आंसर लिखना हो तो वो याद रखेंगे। ये तो एक उनका छोटा सा परिचय था। मेन था उनका जो उनके कंट्रीब्यूशन थे, 5 उनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन ऑन ट्राइबल कल्चर। दूसरा, स्टडीज इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तीसरा, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कास्ट। चौथा, स्टडी ऑफ फोकलोर। और 5वां, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल पॉलिसी। ये 5 कंट्रीब्यूशन को अगर आप सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो इन्होंने हर एक फील्ड पे काम किया। एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमारा एंथ्रोपोलॉजी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, सेक्शन में बंटता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने हर एक सेक्शन पे काम किया, चाहे वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, बायोलॉजिकल सेक्शन हो, चाहे प्री हिस्टोरिक हो, आर्कियोलॉजिकल सेक्शन हो, चाहे वो सोशो कल्चरल सेक्शन हो, उसमें फोकलोर हो, कास्ट हो, ट्राइबल पॉलिसीज़ को लेकर हो। इन्होंने हर एक सेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, आप सब जो मेरे साथ जुड़े और एस.सी. रॉय के बारे में आपने सुना। इन 5 कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको मेरे YouTube चैनल पे जानने को आराम से मिल जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको कंट्रीब्यूशन ऑफ एस.सी. रॉय के बारे में जानना है, मेरा YouTube चैनल इशदीप कौर के नाम से ही है, मेरे ही नाम से है। आप एस.सी. रॉय बाय इशदीप कौर लिखेंगे, आपको आराम से उसमें वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो में आराम से ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एस.सी. रॉय के बारे में सुन सकते हैं। वो कहूँ कि एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं आपके एस.सी. रॉय के। और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो यूपीएससी या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सब जो मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे लगातार सुनने के लिए। और आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें और हमारे ABVP के BBAU पेज को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि अपने घर में रहें, भले ये अनलॉक सेशन शुरू हो गया हो, बट फिर भी जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, अपनी रक्षा करें, उसकी बहाने दूसरों की रक्षा करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।